इस प्रोजेक्ट को जब मैंने देखा तो वाकई में लगा कि ये प्रोजेक्ट में वो पोटेंशियल है कि जिसमें हम अच्छा बड़ी अर्निंग कर सकते हैं, और अपने फ्रंट लेवल पे आकर भी हम फेस करके लोगों को इसके बारे में बताएंगे तो भी, मतलब प्रोजेक्ट को देख के बहुत सारी चीजें ऐसा लगा कि वाकई में कितना खूबसूरत और कितना जानदार जो प्रोजेक्ट बना हुआ है, काम करने लायक है। तो इसी वजह से मैंने इसको ज्वाइन किया, क्योंकि एक दो प्रोजेक्ट ऐसे जो डाउ के नाम पर आए थे मार्केट में, हमने उनको देखा कि भी, क्योंकि अभी रिसेंटली मार्केट के अंदर एक डाउ का सिनेरियो चल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि भी डाउ का प्रोजेक्ट है, ये भी डिसेंट्रलाइज है। जो भी प्रोजेक्ट लेके आता है वो बंदा अपने प्रोजेक्ट को डिसेंट्रलाइज ही बताता है, लेकिन एक्चुअल में वो सेंट्रलाइज है कि डिसेंट्रलाइज है, कहाँ पे हम उन चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं, कौन से प्रोजेक्ट को हम कहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम इस मीटिंग के अंदर डिस्कशन करेंगे। और हमने एआईपीएफ को ही क्यों ज्वाइन किया, मैंने एआईपीएफ को क्यों ज्वाइन किया, उसका भी मैं आपको आज जितना मेरे से मैंने इसको देखा समझा और उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, तो जिन चीजों को मैंने देख करके इसको ज्वाइन किया, मैं उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं, तो विके सिंह जी मेरे को आप कंफर्म कीजिएगा, आवाज क्लियर आ रही है सर? हाँ सर, आवाज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। स्क्रीन अभी सर विजिबल नहीं है, स्क्रीन भी आप शेयर करेंगे प्लीज। ओके, थैंक यू सर। स्क्रीन विजिबल है सर? यस सर, बिल्कुल कंटिन्यू कंटिन्यू सर। मोस्ट वेलकम। जी सर, तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कि इस तरीके के जो भी प्रोजेक्ट्स है, डाउ के प्रोजेक्ट्स के एक हम कहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं, हम ये डिस्कस कर रहे थे, और मैंने इस प्रोजेक्ट को क्यों ज्वाइन किया है। एक एप्लीकेशन आती है जिसका नाम है डेक्स स्कैनर, डेक्स टूल है, डेक्स स्कैनर है, इस तरीके की काफी सारी एप्लीकेशंस हैं जिनके ऊपर हम जाकर के इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को या टोकन्स को हम अगर उसके ऊपर डालते हैं तो वो उसके बारे में सारी चीजें बता देता है कि कब ये डिप्लॉय किया गया था, कितने टाइम पहले डिप्लॉय किया गया था, किस रेट पे डिप्लॉय किया गया था, क्या इसमें ट्रैफिक आ रहा है, कितने इसकी वॉल्यूम हो रही है, इस डेक्स स्कैनर। और इन जो ये एप्लीकेशंस है इनको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। काफी सारे लोगों ने कहा है कि देखा भी है, हम मार्केट में जाते हैं कि भी ये तो पैसे दे करके या फिर इनको किसी तरह का लालच दे करके इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जो एप्लीकेशन जिस काम के लिए बनी है, अगर वो काम नहीं करेंगे अपने तो फिर लोग उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, ट्रैफिक नहीं आएगा तो एप्लीकेशन ही नहीं चल पाएगी। और मेन मकसद जो होता है वो उनको एप्लीकेशन हिट होगी तो ही डेवलपर को कुछ चीजें जाती हैं। तो मैंने ये डेक्स स्कैनर के ऊपर एआईपीएफ को सर्च किया है, जहाँ पे हम इसका बारे में देख सकते हैं कि क्या क्या इसकी टेक्निकल चीजें हैं। प्लान प्रेजेंटेशन तो डेली शाम को जूम में होती है, आज हम यहाँ पर टेक्निकल चीजें ही एक बार डिस्कस करेंगे, और अगर किसी के कोई क्वेश्चंस और क्वेरीज होंगी तो वो भी हम पुट अप करेंगे, उसका भी हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। एआईपीएफ यूएसडीटी के साथ में इसका पेयर है, और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर इसको डिप्लॉय किया गया है। यूनिस्वैप V2 इथेरियम का ये डेक्स यूज कर रहे हैं, जहां पे लिक्विडिटी पड़ी, मतलब इसकी लिक्विडिटी जहां पे जमा कर रखी है वो डेक्स है यूनिस्वैप। और जो भी लोग बाइंग करते हैं टोकन, हम जहां से बाइंग करते हैं, तो जो हमारा फंड जाता है वो डेक्स के ऊपर जाता है। डेक्स के ऊपर फंड कितना सेफ एंड सिक्योर है, वो चीजें बड़ी मैटर करती है। इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें सारी जो डिपेंडेंसी होती है वो लिक्विडिटी के ऊपर होती है, कि लिक्विडिटी जितनी सेफ रहेगी प्रोजेक्ट उतना ही लंबा चलेगा और अच्छा रहेगा सभी के लिए। क्योंकि काफी सारे प्रोजेक्ट्स मार्केट में आए, एक प्रोजेक्ट चल रहा है एलजीएनएस, उसने एक नया ट्रेंड मार्क सेट किया है कि भी विदाउट, मैं किसी प्रोजेक्ट की ना कोई बुराई करूंगा यहाँ पे, ना मैं उसकी जो अच्छाई है हम उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या उससे एडवांस अच्छाई है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एलजीएनएस ने एक बेंचमार्क सेट किया, क्योंकि वो फर्स्ट प्रोजेक्ट था कि विदाउट किसी पर्सन को पैसा देने के बाद भी प्रोजेक्ट को चलाया जा सकता है। एनी टाइम उसने विड्रॉल दिया, अपनी कैपिटल आप कभी भी विड्रॉल ले सकते हैं, जो उसके प्लस पॉइंट थे, जिस वजह से वो प्रोजेक्ट हिट हुआ और एक अच्छा बड़ा लगभग 2.5 साल से चल रहा है, और अच्छा लोगों ने बड़ा पैसा अर्निंग किया है। नो डाउट उसने एक नई दिशा दी मार्केट के अंदर से, बाइनरी लेवल प्लान खत्म कर दिए, 2x 3x वाला जो चक्कर होता था वो उसने फिनिश किया। एनी टाइम अपना कैपिटल विड्रॉल ले सकते हो, लोगों के ऊपर किसी तरह की कोई उसमें उन्होंने बाउंडेशंस नहीं रखी।
उस प्रोजेक्ट ने फर्स्ट था इसलिए वो इतना हिट हुआ, और उसके आने के बाद में काफी सारे प्रोजेक्ट्स की उसकी कॉपी लगी कि ये भी डिसेंट्रलाइज है, ये भी डिसेंट्रलाइज है। लेकिन डिसेंट्रलाइज का मतलब एक्चुअल होता क्या है? तो डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि भी जिसके ऊपर किसी का अथोराइजेशन ना हो, क्रिएटर ने बना दिया और वो उसमें कुछ चेंजमेंट्स ना कर सके। तो वही चीजें हम एआईपीएफ में देखेंगे कि एआईपीएफ में ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो सारी चीजें। और इसकी जो लिक्विडिटी है वो मैटर करती है, क्योंकि एलजीएनएस की लिक्विडिटी ओपन है, कभी भी उसका क्रिएटर वहां से उसको रिमूव कर सकता है, और डे बाय डे वहां से रिमूव हो भी रही है। वो चीजें दिखती भी हैं सारी ब्लॉकचेन पे, हम देख सकते हैं सारी ट्रांजैक्शंस उसमें दिखती हैं। तो यहाँ पे है इसकी जो लिक्विडिटी है वो दोस्तों 100% लॉक की हुई है। लिक्विडिटी लॉक करना नॉट ए बिग डील। लिक्विडिटी अगर आपने लॉक की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुल नहीं सकती है। लेकिन इसके नीचे जो लिखा हुआ है बर्निंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि अगर आपने एलपी जो बर्न किया हुआ है तो ये फिर परमानेंटली लॉक है। अगर एलपी बर्न नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट में, अगर 100% लिक्विडिटी लॉक है तो वो किसी टाइम पीरियड के लिए लॉक है। लेकिन अगर एलपी टोकन को बर्न किया हुआ है और वो भी 100%, तो इसका मतलब वो पार्टी, मतलब वो जो पूरी की पूरी जो लिक्विडिटी है वो फिक्स टाइम के लिए नहीं है, वो परमानेंटली लॉक है। तो ये डिफरेंस होता है कि लिक्विडिटी लॉक, क्योंकि काफी सारे हम मार्केट में जाते हैं ना तो ये क्वेश्चंस आते हैं कि भी उस प्रोजेक्ट में भी लिक्विडिटी लॉक थी, एक्स वाई जेड नाम लेते हैं लोग किसी भी प्रोजेक्ट का। तो सर हमारे को ये देखना है कि लिक्विडिटी लॉक थी तो एलपी टोकन बर्न कर रखा था कि नहीं कर रखा, और वो 100% था कि नहीं था। अगर इसमें से 90% से नीचे अगर आपकी लिक्विडिटी अनलॉक है, मतलब 90% तक अगर लॉक कर रखी है, तो आपकी लिक्विडिटी पूरी रिमूव हो सकती है वहां से। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें देखनी होती हैं। दूसरी जो चीज है कि लिक्विडिटी को लॉक किया है, एलपी टोकन क्या होता है? एलपी टोकन होता है जब ये मैंने आपको बताया इथेरियम का यूनिस्वैप का ये डेक्स यूज कर रहे हैं। जब हम टोकन बाई करते हैं तो पैसा कहाँ पे जाता है? डेक्स के ऊपर। सेल करते हैं तो हमें पैसा कहाँ से मिलता है? डेक्स से। क्योंकि यहाँ पे किसी ह्यूमन के पास में पैसा नहीं जा रहा है, डेक्स के ऊपर डॉलर जाते हैं, वहीं से अपन स्वैप करते हैं, बाई सेल वहीं पे होती है। तो जो एलपी टोकन है, जब डेक्स के ऊपर हम फंड डालते हैं तो हम मैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से डेक्स को यूज कर सकता हूँ फंड डालने के लिए। कोई भी यूनिस्वैप को यूज कर सकता है, क्योंकि वो एक स्वैपिंग के लिए वहां पे जस्ट लाइक डिजिटल बैंक है उस पे, उसको कोई भी यूज कर सकता है। तो उसमें एलपी टोकन का क्या योगदान है कि जब डेक्स के ऊपर फंड डाला जाता है तो डेक्स उस फंड की गारंटी के तौर पे एक टोकन रिलीज करता है कि हमने ये, मतलब ये किसने पैसा डाला है, उससे पता लगता है, जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडेड टोकन, एलपी बोला जाता है उसको। या हम उसको उस पैसे की गारंटी बोल सकते हैं, जस्ट लाइक उसकी की बोल सकते हैं कि भाई ये उस फंड की गारंटी है या उस फंड की है जो डेक्स को जिसने दिया है। क्योंकि डेक्स उसी से वेरीफाई करता है, जिसको बोला जाता है एलपी टोकन, लिक्विडिटी प्रोवाइडेड टोकन हम जिसको बोलते हैं। तो उसका योगदान ये होता है कि जब भी आप डेक्स से अपना पैसा वापस लेंगे तो डेक्स उस ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करने के लिए आपसे एलपी मांगेगा कि ये पैसा किसने डिपॉजिट किया है, क्योंकि यूनिस्वैप को तो कोई भी यूज कर सकता है। तो ये एआईपीएफ के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो फंडिंग जा रही है तो उसको जो एलपी मिल रही है, इन्होंने उस एलपी को 100% बर्न कर दिया। इट्स मीन्स कि अब यहाँ पे अगर क्रिएटर या फाउंडर डायरेक्ट इसमें से पैसा निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकते हैं, लिक्विडिटी को रिमूव करना चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास में एलपी टोकन नहीं है। क्योंकि वो जब वहां पे निकालेंगे तो वहां पे एलपी टोकन उनको पहले देना पड़ेगा, तभी डेक्स को पता लगेगा कि ये पैसा एआईपीएफ का ही है। तो एआईपीएफ, आपको आपको समझ में आया होगा कि लिक्विडिटी जो लॉक है वो 100% कितने टाइम के लिए लॉक है, और इसमें एलपी टोकन का क्या योगदान है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि चलो यहाँ से डायरेक्ट नहीं निकाल सकता क्रिएटर, तो इनडायरेक्ट कौन से रास्ते हो सकते हैं कि लिक्विडिटी रिमूव करने के? क्योंकि लिक्विडिटी इज द मस्ट, ये अगर आपकी सेफ है तो हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट भी उतना ही सेफ है। तो सर यहाँ पे जो सेकंड जो इसका ऑप्शन आता है, जिसके पास में एआईपीएफ टोकन होगा, जिस भी बंदे के पास में जितने ज्यादा एआईपीएफ होंगे वो उतनी ज्यादा यहाँ लिक्विडिटी निकाल सकता है, वो उतना ही इसमें ज्यादा भागीदार है, हम ये भी कह सकते हैं लिक्विडिटी के अंदर। तो कहने का कंसर्न ये है कि सारा का सारा जो सिनेरियो है वो अब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एआईपीएफ के ऊपर, कि जिसके पास जितने ज्यादा टोकन होंगे वो उतनी ज्यादा यहाँ से लिक्विडिटी निकाल सकता है। अब बात ये आती है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैं ये सारी चीजें इतनी डीपली और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे हम मार्केट में काम कर रहे हैं तो सभी दोस्तों के सामने ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे
कि भी उस कंपनी ने भी ऐसा ही किया था, उस कंपनी ने भी ऐसा ही दिखाया था, उस प्रोजेक्ट ने भी ऐसा ही दिखाया था। ये सारी चीजें लोग कंपेयर करते हैं, और कंपैरिजन करना भी चाहिए, और मैं तो कहता हूँ कंपैरिजन करता है तो उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि एआईपीएफ में ऐसा कोई लूज पॉइंट है ही नहीं जिसका हम उसका जवाब ना दे सके। बशर्ते बस वो हमें पता होना चाहिए। तो वो सारी चीजें, क्योंकि एआईपीएफ का जो है काफी सारे प्रोजेक्ट्स इसलिए भी डंप हुए कि लिक्विडिटी लॉक कर दी, एलपी लॉक कर दी, बोला जी उसके बाद भी डंप हो गया। अब टोकन जिसके पास में जितने ज्यादा होंगे, क्योंकि सारी जो इसकी जो डिपेंडेंसी है डॉलर की, वो टोकन के ऊपर डिपेंड करती है। तो क्रिएटर ने प्री मिंटिंग कॉइन तो नहीं बनाकर रख लिए, हम ये चेक करते हैं, क्योंकि काफी जो प्रोजेक्ट्स डंप हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो कि 40 45 या 50 दिन ही मार्केट में सर्वाइवल कर पाए थे, उन्होंने प्रीमिंटिंग कॉइन रख लिए, लिक्विडिटी लॉक कर दी, एलपी टोकन लॉक कर दिया, लेकिन प्रीमिंटिंग रख लिए। अब टोकन ही पहले मिंट करके रख लिए पॉकेट के अंदर क्रिएटर ने, तो वो तो उनको कभी भी सेल करेगा और डॉलर निकल जाएंगे। तो उस कंडीशन में इसका लॉक करने का और एलपी बर्न करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम इसके चेक करते हैं एआईपीएफ के टोकन कितने प्रीमिंट किए गए हैं और क्रिएटर के हाथ में कितने टोकन हैं, ये हम चेक करेंगे। एआईपीएफ के एक्सप्लोजर पे हम जाएंगे, ब्लॉकचेन को यहाँ पे ओपन करेंगे। तो ये मैंने इसका मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया है। मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाके हम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और हम इसकी कोडिंग में चलेंगे, जिसमें आपको 33 नंबर पे साफ दिख रहा होगा टोटल सप्लाई 25,000। इट्स मीन्स कि जो एआईपीएफ के जो प्रीमिंटिंग कितने कॉइन रखे गए थे विदाउट डॉलर, जो टोकन मिंट किए गए थे वो थे 25,000। ये जब ओनरशिप को री अनाउंस नहीं किया था उससे पहले इन्होंने टोकन मिंट किए थे, क्योंकि टोकन मिंट करने इसलिए भी नेसेसरी होते हैं, कंपलसरी होते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी जब पूल क्रिएट किया जाता है तो वहां पे दोनों चीजें चाहिए होती हैं, टोकन भी चाहिए होते हैं और डॉलर भी। तो कितने टोकन के अगेंस्ट कितने डॉलर पड़े हुए हैं डेक्स के ऊपर, तब वहां पे डेक्स उसका रेट शो करता है कि भी इतने, अगर $1,000 पड़े हुए हैं और 1,000 टोकन है तो उसका मतलब टोकन का रेट डेक्स $1 शो करेगा। अगर वहां पे 1,000 टोकन पड़े हुए $500 हैं तो टोकन का रेट आधा डॉलर होगा। अगर 500 टोकन है, $1,000 है, तो टोकन का रेट $2 शो करेगा। रेट जो निकाल के दिखाता है वो डेक्स दिखाता है, और डेक्स के ऊपर कितने टोकन पड़े हुए हैं और कितने डॉलर पड़े हुए हैं लिक्विडिटी पूल के अंदर, वहां से रेट निकल के आता है। तो यहाँ पे हम दोस्तों देखेंगे कि टोटल सप्लाई 25,000 की है, जिसमें से इन्होंने 5,000 टोकन डेक्स के ऊपर डाले, लिक्विडिटी पूल क्रिएट किया तब, और 5,000 डॉलर डाले, दोनों को लॉक किया। एलपी सॉरी लिक्विडिटी को पूरा कंप्लीटली लॉक किया, और डेक्स पे ऊपर जब डाले तो डेक्स ने क्या दिया, एलपी टोकन रिलीज किया, एलपी टोकन को इन्होंने बर्न कर दिया। तो 5,000 टोकन तो लॉक हो गए डेक्स के ऊपर। बचे जो 20,000 टोकन है, वो आपको एक फी रिसीवर एड्रेस दिख रहा होगा जिसके लास्ट में डिजिट है 5044B। ठीक है जी, ये है इसका ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो ट्रेजरी जो कंपनी के पे आउट को मैनेज करती है, जिसमें टोकन मिंट होकर के जाते हैं। ठीक है जी, ये ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। उससे ऊपर वाला है क्यूईएम। ठीक है जी, ये क्यूईएम जो है, ये वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो टोकन की मिंटिंग करता है, जिसके लास्ट में डिजिट है 9667F। ये टोकन की मिंटिंग करता है। उसके ऊपर है एचजीएल, एचजीएल है 11A975। ये एसआईजी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और ये सारी इंफॉर्मेशंस ग्रुप में डाली हुई है ऑलरेडी कंपनी ने, जिसमें से हम दिखाते हैं कि कौन सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या काम करता है। ठीक है जी, और इन तीनों की जो ओनरशिप है वो 00 नल एड्रेस के ऊपर डिप्लॉय की हुई है। वो भी आप चीजें देख सकते हो, मैं आपको हैंड टू हैंड वो भी दिखाई देता हूँ। और जो इन्होंने 20,000 टोकन डाले, वो किसके अंदर गए हैं, 444B में। आप ये ट्रांजेक्शन भी देख सकते हो कि ये वाक्य में इन्हीं के पास में गए हैं या क्रिएटर के पास में है, मतलब इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास है या क्रिएटर के पास। आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन भी ट्रैक करके देख सकते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी तीनों की ओनरशिप चेक करवाना चाहूंगा। टेलीग्राम के ऊपर इनका खुद ने चैनल जो है उसमें ये सारी चीजें डाल के रखते हैं। आपको दिख रहा होगा एक एआरपी नाम का जो है ऊपर ऊपर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके लास्ट में डिजिट है 5044B। हम इस पे क्लिक करेंगे। नेम, ओनरशिप ट्रांसफर्ड, प्रीवियस ओनर एंड न्यू ओनर।
लास्ट में जो डिजिट है वो लास्ट में 5044 भी एड्रेस आपको दिख रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, क्रिएटर का एड्रेस आपको दिख रहा होगा जिसके लास्ट में डिजिट है 7894, जो कि हम डेक्स स्कैनर पर भी देख सकते हैं, क्रिएटर एड्रेस वहां भी दिखाता है। और इसने क्या किया है, ओनरशिप को री अनाउंस किया हुआ है 00 नल एड्रेस के ऊपर। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए दोस्तों कि कौन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का क्या काम है और कौन से टोकन किसके पास में पड़े हुए हैं और वो कितने सेफ एंड सिक्योर हैं, क्योंकि मार्केट में ये क्वेश्चन आते हैं। ये भी तीनों जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पे भी क्वेश्चंस आए लोगों के कि भी इन्होंने प्री मिंटिंग करने के लिए, कॉइन मिंट करने के लिए ऑलरेडी दो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रखे हुए हैं, मिंटेबल है वगैरह वगैरह, तो सारी चीजें आती हैं। तो उनके ये क्वेश्चंस आप दे सकते हैं जवाब कि भी ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एचजीएल और क्यूएम, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स मिंटिंग के लिए हैं। इसमें से एक है सप्लाई इंटीग्रेट का, दूसरा है एनिनी का जो मिंटिंग करता ही है, जिसका लास्ट में डिजिट है 9667F, जो कि यहाँ पे इसने इन्होंने दे भी रखा है, आप चेक कर सकते हैं। न्यूरल इमिशन इंजन एनिनी 9667F सेकंड नंबर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसका काम ही है नए टोकन मिंट करने का, तो ये मिंटिंग का तो दिखाएगा वहां पे। इसके ऊपर ओनरशिप जो है वो क्रिएटर की नहीं है, क्रिएटर ने ओनरशिप को रीअनाउंस किया हुआ है, यहाँ पे छोड़ा हुआ है, आप इस पे देख सकते हो। ओनरशिप ट्रांसफर्ड, फर्स्ट एड्रेस प्रीवियस ओनर एंड एड्रेस सेकंड में न्यू ओनर, प्रीवियस ओनर एंड न्यू ओनर, आप इसमें चेक कर सकते हैं। जो टोकन मिंटिंग करता है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसको भी मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। उसमें जो कोडिंग उन्होंने दे रखी है कि यहाँ पे डॉलर आएंगे तो टोकन मिंट करने हैं, लेकिन कितने मिंट करने हैं, कितने डॉलर के अगेंस्ट, वो चीजें इनको कौन गाइड करता है, एचजीएल, जिसके लास्ट में डिजिट है 11A975, जो कि इसका सप्लाई इंटीग्रेट का काम करता है, जो ये है सप्लाई इंटीग्रेट गार्ड। इसकी जो ओनरशिप है वो भी हम चेक कर सकते हैं, प्रीवियस ओनर एंड न्यू ओनर। तो दोस्तों ये जो तीनों मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखाए हैं कोडिंग के अंदर, ये तीनों क्या काम करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फर्स्ट वाला जो है एचजीएल है, ये करता है नए टोकन्स की मिंटिंग करवानी है तो कितनी करवानी है, ये गाइडेंस देता है एनईनी को, कितने डॉलर के अगेंस्ट कितने टोकन मिंट करवाने हैं। ठीक है जी, और ये कैसे देता है गाइडेंस, ये चेक करता है कि ट्रेजरी के अंदर 444 में कितने दिन के टोकन का बैकअप पड़ा हुआ है, क्योंकि ट्रेजरी जो है वो 250 दिन के टोकन्स का बैकअप लेके चलती है। तो जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे प्री मिंटिंग कितने कॉइन रखे इन्होंने, प्री मिंटिंग 25,000 रखे, 5,000 डेस्क के ऊपर भेजे, 20,000 ट्रेजरी में डाले। ठीक है जी, ट्रेजरी की ओनरशिप को री अनाउंस किया गया। तो यहाँ पे क्रिएटर के हाथ में एक भी सिंगल टोकन नहीं है, प्री मिंटिंग रखे जरूर हुए लेकिन उसके हैंड पे नहीं है, क्योंकि ट्रेजरी में लॉक हो गए। ठीक है जी, बाकी 5,000 डेस्क के ऊपर लॉक हो गए। अब हम बात करते हैं कि भी ट्रेजरी में और इसके अंदर तो नहीं है, और गो सिक्योरिटी में चलते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जो मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इन्होंने कोई इस तरीके की कॉल तो नहीं रखी है कि ये पीछे से टोकन की मिंटिंग करवा सके कि 2 टोकन ट्रेजरी में डाल देना, 2 टोकन हमारे एड्रेस पे डाल देना। इस तरीके से उसको मैनिपुलेट तो नहीं कर सकते हैं। ये चीजें भी हम देख सकते हैं। सेल टैक्स इन्होंने रखा हुआ है 5%, जो कि कंपनी के क्रिएटर को जाता है, जो भी कंपनी को प्रॉफिट जाता है वो ये सेल टैक्स रखा हुआ है। बाई के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, टैक्स मॉडिफिकेशनेबल नहीं है, कोई इंटरनल कॉल नहीं है। ओनरशिप रीअनाउंस की हुई है, ओनरशिप रीअनाउंस मींस की ओनरशिप छोड़ी हुई है। कहां पर छोड़ी हुई है आप यहां भी देख सकते हो, क्रिएटर का एड्रेस जिसके लास्ट में डिजिट दिख रही है 7894, जो कि मैंने अभी आपको कोडिंग के अंदर दिखाया भी था ब्लॉकचेन पे। ओनर एड्रेस 00 नल एड्रेस, इस पे ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये भी अपने को पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर ले जा करके कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई करवाएगा कि किस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ओनरशिप रीअनाउंस की हुई है 00 नल एड्रेस के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि पीछे से कॉन्ट्रैक्ट को मिंटिंग, टोकन को सॉरी मिंटिंग नहीं करवाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। इसमें दिख भी रहा होगा आपको मिंटेबल के ऊपर नो का ऑप्शन आ रहा है। अब काफी सारे दोस्तों का ये क्वेश्चंस होते हैं कि सर टोकन पॉकेट पे हमने चेक किया है, कॉइन मार्केट कैप पे चेक किया है, या फिर हम डेक्स टूल पे चेक करते हैं कि वहां पे तो मिंटेबल यस आता है, वो दिखाते हैं कि टोकन मिंट होता है। तो ये जो रिपोर्ट होती है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जो ये डेक्स स्कैनर है, डेक्स स्कैनर पर्टिकुलर एक एक चीज के जो कोडिंग होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो कोडिंग के जो फंक्शंस होते हैं ये उनको चेक करता है कि फंक्शंस मींस कि उसके अंदर मिंटिंग जो है वो कौन कर रहा है, ओनर कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्रिएटर इसके अपने हैंड पे मिंटिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये उस चीज को वेरीफाई कर रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कोडिंग को रीड करके। मिंटेबल है कॉइन, ये क्वेश्चन आता है कि भी वहां पे
उसमें मिंटेबल दिखा रहा है और इसमें मिंटेबल नहीं दिखा रहा है। तो इसमें मिंटेबल इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये चेक कर रहा है कि क्रिएटर इसमें मिंटिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और अदर जो दूसरे प्लेटफॉर्म है वो क्योंकि सबकी ऑडिटिंग रिपोर्ट करनी अपनी अपने का सबका एक अलग नजरिया होता है, तो इसने चेक किया है कि भी क्रिएटर अपने हैंड पे मिंटिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता। डेक्स टूल जो है वो फंक्शन चेक कर रहा है कि टोकन मिंटेबल है कि नहीं है, वो सिर्फ फंक्शंस को देख रहा है। तो फंक्शन के अंदर तो टोकन मिंटेबल है ही, डॉलर आ रहे हैं तो टोकन मिंट हो रहा है तो मिंटेबल तो दिखाएगा। तो वो अपनी जगह ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हुए कि भी वहां पे मिंटेबल दिखा रहा है और यहाँ पे नहीं दिखा रहा तो इसको इन्होंने मैनिपुलेट किया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, सबकी ऑडिटिंग रिपोर्ट अपनी अपनी होती है, कोई किसी तरीके से कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है। ठीक है जी, कोई फंक्शंस को चेक कर रहा है, कोई ये देख रहा है कि भी क्रिएटर इसमें मिंटिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो डेक्स स्कैनर इसमें दिखा रहा है कि नहीं कर सकता है, डेक्स टूल इसमें दिखाएगा मिंटेबल है। और वो भी आपको एक दिखाता है कि मेरी तरफ से मुझे मिंटेबल लग रहा है, आप इसके ऊपर और रिसर्च कर सकते हैं। ये इस तरीके की वो वार्निंग टाइप देता है। ठीक है जी, ना कि वो ये बताता है कि ये किस तरीके से क्या है। तो ये सारी चीजें होती है मार्केट में, आप उससे कंफ्यूज ना हो। तो सर मैंने ये आपको दिखाया अभी दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से एक विदाउट ह्यूमन के कंट्रोल के और 100% जो ओनरशिप है उसको रीअनाउंस किया हुआ है और 00 नल एड्रेस के ऊपर डिप्लॉय किया गया है। तो ये सारी चीजें हुई आपके लिक्विडिटी कितनी सेफ एंड सिक्योर है उसके ऊपर। क्योंकि लिक्विडिटी तभी सेफ रह सकती है कि इसके तीनों पैरामीटर्स अगर राइट है। तीनों पैरामीटर मींस कि आपकी एलपी टोकन बर्न किया हुआ है, फर्स्ट। सेकंड, आपने प्री मिंटिंग कॉइन नहीं रखे हुए हैं। थर्ड, आप पीछे से भी कॉइन की मिंटिंग नहीं करवा सकते हैं। क्योंकि इन तीनों में से अगर कोई एक चीज भी मिसिंग है तो दो को ठीक रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि अगर टोकन प्री मिंटिंग रख लिए होंगे तो लिक्विडिटी लॉक करने का कोई मतलब नहीं है और पीछे से फिर मिंट करवाने की नीड ही नहीं है, पहले मिंट करके रख लिए तो। अगर लिक्विडिटी एलपी टोकन बर्न कर रखा है, लिक्विडिटी सॉरी प्री मिंटिंग कॉइन भी नहीं रखे हुए हैं, तो फिर बंदा पीछे से मिंट करवाता रहेगा तो भी फिर वो लिक्विडिटी रिमूव हो जाएगी। या फिर उन्होंने एलपी टोकन को बर्न ही नहीं किया तो प्री मिंटिंग कॉइन रखने की नीड भी नहीं है और पीछे से टोकन मिंट करवाने की नीड भी नहीं है। मतलब तीनों में से अगर कोई एक चीज भी मिसिंग है तो लिक्विडिटी 100% वहां पे रिमूव की जा सकती है। लेकिन तीनों के तीनों ठीक होना, ये तीनों के तीनों किसी भी प्रोजेक्ट में आपको अभी तक के जितने प्रोजेक्ट्स चल चुके हैं या जो चल रहे हैं या फिर मेरे हिसाब से आप उनको चेक कर सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होगा जिसमें प्रीमिंटिंग कॉइन नहीं होंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मुझे सबका ऑलमोस्ट पता है, लेकिन हम यहाँ पे किसी दूसरे प्रोजेक्ट का नाम लेकर के हम बुराई नहीं करना चाहेंगे। हम अपने जो प्रोजेक्ट में जो अच्छाई है वो बता रहे हैं कि इस इन्होंने ये तीनों जो चीजें हैं ये आपको किसी प्रोजेक्ट में देखने के लिए नहीं मिलेंगी। अब हम बात करते हैं कि कहाँ पे कौन सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्या काम करता है और किस तरीके से कितने टोकन कहाँ पर रखे हुए हैं, हम उसके ऊपर चलते हैं। एआईपीएफ एक्सप्लोजर। ये सिंह जी, मेरी आवाज ठीक आ रही है? आवाज यस सर। क्लियर है सर? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं सर, जबरदस्त। थैंक यू सर। तो सर मैंने ये अभी दोस्तों मैंने होल्डर्स के ऊपर क्लिक किया है। होल्डर्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने इसके टोटल होल्डर हो चुके हैं, कितने टोटल अभी टोकन मिंट हुए हैं। ये सारी चीजें टोटल सप्लाई अभी हम देख सकते हैं कि कितने टोकन मिंट हो चुके हैं। 1,24,84,517 टोकन अभी तक मिंट हो चुके हैं। 21,166 इसके होल्डर हैं। ये इसके ट्रांसफर्स की जो ट्रांजेक्शन है, टोटल ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कितने टोकन किसके रखे हुए हैं। फर्स्ट जो आपको दिख रहा है, फर्स्ट एक से लेकर 6 तक जो आपको दिख रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो सामने कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ आएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट है। फर्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है ट्रेजरी का कॉन्ट्रैक्ट।
जिसके अंदर टोकन मिंट होके जाते हैं, जो मैंने आपको कोडिंग के अंदर दिखाया था फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिसके वो फी रिसीवर जिसके ऊपर लिखा हुआ था रिसीवर एड्रेस, तो वो यही एड्रेस था 5044 बी, जिसके पास में 43% कॉइन जो भी है अभी तक मिंट हुए हैं, उसके 43% कॉइन किसके पास में रखे हुए हैं, 444 बी के पास में। ठीक है जी। ये इसके ऊपर ओनरशिप किसकी है, 00 नल एड्रेस की है। तो यहाँ से क्रिएटर कुछ नहीं निकाल सकता। यहाँ से जब हम स्टैकिंग लगाएंगे, स्टैकिंग लगाने के बाद में जब हम अपना रिवॉर्ड को क्लेम करेंगे, उसके बाद ही ट्रेजरी से टोकन्स आउट हो सकते हैं, उससे पहले टोकन आउट नहीं हो सकते। सेकंड नंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लास्ट में डिजिट है 880, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके पास 26% कॉइन है, जहां पे स्टैकिंग लगती है, जहां पे हमने टोकन की स्टैकिंग कर रखी है, जो हमने अपनी आईडी लगा रखी है, जो हमने अपनी स्टैकिंग लगा रखी है, उसके जो टोकन जा रहे हैं वो किसके पास जा रहे हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट के पास में जा रहे हैं। और इस कॉन्ट्रैक्ट से भी क्रिएटर कैसे नहीं निकाल सकता है, क्योंकि विदाउट गवर्नेंस टोकन के आपका खुद का रिवॉर्ड भी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। जब गवर्नेंस टोकन आपको मिलता है, आप जब क्लेम करते हैं, तो उससे पहले आपको गवर्नेंस टोकन अलॉट होता है, GAIPF जिसका नाम है। ठीक है जी। तो ये वहां पे फिक्स है, वहां पे आपकी स्टैकिंग में जो लगा रखे ये टोकन वहां पे है। थर्ड नंबर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये है इसके ALS का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो इसके रेट को मेंटेन करने के लिए प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने रखा हुआ है, ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। इसके पास में 14% जो ये कॉइन पड़े हुए हैं, इसके ऊपर भी मैं आपको ओनरशिप चेक करवाता हूँ कि ALS के ऊपर जो ओनरशिप है वो किसकी है, जो रेट को मेंटेन करने के लिए रखा हुआ है। ALS, AI लिक्विडिटी स्टेबलाइजर 23 AEF लास्ट की डिजिट है, वो हम चेक करेंगे। लॉन्ग टू पर जाएंगे, एड्रेस, प्रीवियस ओनर एंड न्यू ओनर, जो इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो थर्ड नंबर का है उसके ऊपर भी जो ओनरशिप है ये रेनाउंस की हुई है। ये जो काम करता है किस तरीके से करता है, ये रेट को मेंटेन करने के लिए रखा हुआ है कि एकदम से टोकन का रेट ना स्पाइक हो, ना तो एक साथ रॉकेट हो, और ना ही एक साथ नीचे डंप हो। क्योंकि काफी जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं उनमें यही हुआ है ऑलमोस्ट, एक साथ टोकन का रेट महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर 10 गुना 15 गुना 50 गुना बढ़ चुका, और फिर वो अगले महीने में उतनी ही तेजी की स्पीड से नीचे गिरता है और प्रोजेक्ट डंप हो जाता है। तो ये सारी चीजें, लंबा प्रोजेक्ट चलाना है या चलना है तो उसके लिए एक स्टेबिलिटी चाहिए, जिसको ये स्टेबलाइजर प्रोवाइड करवाता है रेट को स्टेबल करने के लिए। हम इसकी ट्रांजेक्शन्स चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से ये बाई सेल करता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम चेक भी कर सकते हैं। ये इसने 12 आवर्स पहले ही सेल किए हुए हैं, क्योंकि टोकन का रेट एक साथ स्पाइक होता है तो ये उसको वापस डंप करता है। और ये अपने पास में बैकअप भी रख के लेके चलता है, जो कि हम बर्निंग फीस के तौर पे करते हैं। तो ये जो पैसा आता है सारा का सारा कहाँ पे डाल देता है, लिक्विडिटी के अंदर। तो वहां पे लिक्विडिटी भी स्ट्रांग हो रही है, और कोई एक साथ बड़ा प्रॉफिट लेकर के नहीं जा सकता है, आपको वेट करना ही पड़ेगा अगर आप अच्छा प्रॉफिट लेकर, मतलब इसमें ये है कि इसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है कि शॉर्ट टाइम में, क्योंकि ये एक वैसा कोई MLM प्रोजेक्ट नहीं है जिसको हम कहें कि भाई ये कुछ महीने का या कुछ दिन का है, जितना जल्दी हो सके अपन उतना जल्दी डालें और उतना जल्दी अपन रिकवर करें और अपन एग्जिट हो जाएं। यहाँ पे स्टेबिलिटी के साथ में ही रेट बढ़ेगा, और स्टेबिलिटी के साथ ही प्रोजेक्ट आगे रन करेगा। यहाँ पे धीरे धीरे लोग आएंगे भी और धीरे धीरे एग्जिट भी होंगे, लेकिन हर कोई प्रॉफिट में एग्जिट होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि भी आप धीरे धीरे जितने दिन अगर बंदा जितना ज्यादा वेट करेगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा प्रॉफिट लेकर के जा सकता है। इनिशियल यहाँ पे प्रॉफिट नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये ALS उसके रेट को मेंटेन करने के लिए रखा हुआ है। और ये कहाँ पे इस फंड को डालता है आप वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लास्ट इन्होंने जो सेल किया हुआ है, कितने डॉलर सेल किए हैं और कितने टोकन इन्होंने डेक्स के ऊपर डाले हैं और कितने डॉलर डाले हैं, ये आपको दिख रहा होगा। और उसकी भी जो LP टोकन है वो बर्न किया हुआ है, नल फ्रॉम टू नल, ERC20 लास्ट की जो आपको ट्रांजेक्शन दिख रही होगी, 81,000 टोकन की सेल करी है। 37 टोकन थे टोटल, 37,000 ये टोकन थे, और $81,926, ये दोनों चीजें इसने कहाँ पे डाली हुई हैं, डेक्स के ऊपर डाली हुई है। आप ट्रांजेक्शन भी देख सकते हो, बाकी मैं आपको ये दिखाऊंगा लाइव कहाँ पे कैसे LP बर्न की जाती है। तो दोस्तों ये इस तरीके से काम करता है। इसके पास में बैकअप कितना है और कंपनी कितना पे आउट दे चुकी है, आप इसका भी आइडिया लगा सकते हैं। इसके पास में जो बैकअप आता है वो कहाँ से आता है, इसके पास में जो बैकअप आता है, जब हम विड्रॉल लेते हैं तो हमें बर्निंग फीस पे करनी पड़ती है।
जो कि विड्रॉल के प्रोसीजर में प्लान में आपने देखा होगा दोस्तों कि 20% बर्निंग फीस देनी पड़ती है, फिर 15% है, 10% है, 5% और 0%। तो जो बर्निंग फीस हम यूएसडीटी की फॉर्म में प्रोजेक्ट में हम दे रहे हैं, जो प्रोजेक्ट को हम वापस दे रहे हैं, वो जो फीस आती है वो किसके पास आती है? एएलएस के पास में आती है। वो यूएसडीटी की फॉर्म में इसीलिए ली जाती है, जब टोकन का रेट डंप जाएगा तो फिर उसको पंप करवाने के लिए डॉलर चाहिएंगे, तो डॉलर की फीस जो जा रही है वो एएलएस के पास में जाती है। और हम इससे आइडिया भी लगा सकते हैं, 5,24,000 डॉलर इसके पास में पड़े हुए हैं जो आपको दिख रहे हैं, जो कि बर्निंग फीस कंपनी की आई हुई है। अगर हम इसका एक आइडिया लगाएं मोटा मोटा सा, तो लगभग कंपनी कितना पे आउट दे चुकी है पिछले 4 महीने में। अगर सबने बर्निंग फीस 20% भी पे की है तो भी हमें मान के चलता हूं 26 से 27 लाख डॉलर कंपनी पे आउट के तौर पे बाहर दे चुकी है। इतने टोकन हमारे जा चुके हैं, जो कि हमारे लिए एक ये प्राउडफुल मोमेंट है। हम कह सकते हैं कि पिछले 4 महीने में ऑलमोस्ट कंपनी ने 25 करोड़ रुपए का पे आउट दे दिया है। तो हम कितने हाई रिटर्न प्लान के अंदर हैं, कितनी इनकम इसमें मिल रही है, वो भी हम इससे चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, उसके बावजूद भी टोकन पर डे ग्रोथ पर ही है सर, टोकन का रेट डंप नहीं हुआ है, जो कि प्लस पॉइंट है प्रोजेक्ट का। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर कितनी स्टेबिलिटी है, कितना लंबा चल सकता है, कितना पे आउट। इतना पे आउट देने के बाद भी प्रोजेक्ट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ते हुए क्रम में है, और दूसरा टोकन का रेट डंप नहीं हुआ है। अगर हम 20% से भी अगर हम आइडिया लगाते हैं तो 25 इंटू 25 लाख का अगर 20% निकालते हैं तो 5 लाख हो गए सर। 5,24,000 डॉलर पड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो यहाँ से जो है, ये एएलएस के पास में बर्निंग फीस गई हुई है। यहाँ से एएलएस क्या करता है, इसको अगर टोकन का रेट डंप जाएगा तो ये लिक्विडिटी के अलावा फंड पड़ा हुआ है कि यहाँ से टोकन को बाई करेगा। ये जो डॉलर है ये उसी के लिए रखे हुए हैं कि अगर टोकन का रेट डंप होता है तो नीचे जाने की कंडीशन में उसको बाई बैक कर सके। उसके बाद फोर्थ नंबर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लास्ट में डिजिट है 2D6। 2D6 जिसके पास 8% कॉइन है। ये डेक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो डेक्स के ऊपर टोकन पड़े हुए हैं, क्योंकि डेक्स पे जो लिक्विडिटी जो पूल क्रिएट किया जाता है तो दोनों चीजें चाहिए होती है, टोकन भी और डॉलर भी। तो जो टोकन गए हुए हैं वो इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पड़े। ये डेक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जिनकी एलपी बर्न है तो ये टोकन भी वहां से नहीं निकल सकते हैं, ये वहां पे लॉक है। एएलएस वाले के ऊपर भी ओनरशिप 00 नल एड्रेस की है, स्टैकिंग और उसके ऊपर ट्रेजरी। अब इसके बाद में आते हैं फिफ्थ नंबर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। फिफ्थ नंबर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आज जो आपके डायनेमिक और स्टैटिक वॉलेट में जो टोकन पड़े हुए हैं पब्लिक के पास में। अब हम यहाँ से एक आइडिया लगाते हैं कि ये टोकन जो है 6,68,000 टोकन, इसका रेट यहीं पे स्टेबल क्यों है? क्योंकि लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि पिछले लगभग 1 डेढ़ महीने से यहीं पे टोकन चल रहा है, $2 से 2.10 2.20 तक जाके आ रहा है। टोकन एक्चुअल में ट्रेड यहीं पे क्यों कर रहा है? इसका रेट ऊपर क्यों नहीं जा रहा? और लोगों का ये भी कहना है कि एएलएस जिस रेट से इसको जहां से पंप होता है उससे भी नीचे लाके छोड़ देता है। तो आप यहां से इसकी कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि टोकन का रेट तब तक पंप नहीं होगा जब तक उसके पास में बैकअप उतना नहीं होगा जितना अगर रेट डंप जा सके एक ही दिन में, अगर सारे टोकन सेल कर दिए जाएं। और उसके बाद में उसको पंप करवाने के लिए कितने फंड की नीड है, इतना फंड तब तक एएलएस के पास में नहीं होगा, तब तक वो उसको बढ़ने नहीं देगा रेट को। हम इसको देखते हैं कि जो फिफ्थ नंबर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये वो वॉलेट है जिसमें टोकन पब्लिक के पास में पड़े हुए हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि टोकन जो पब्लिक के पास पड़े हुए हैं कभी भी सेल के लिए आ सकते हैं। तो 6,68,000 इंटू 2.20 हम करेंगे रेट को, तो लगभग इसका 13-14 लाख डॉलर हो गए कि 13-14 लाख डॉलर के टोकन कभी भी सेल के लिए आ सकते हैं। तो ये तो एक कंपनी के लिए रेट को डंप करने के लिए एक इसका वही हो गया लॉजिक। हम अगर बात करें कि भी माइनस पॉइंट है, टोकन का रेट डंप होगा अगर ये टोकन सारे एक साथ सेल के लिए आ गए तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, 6,68,000 का मान लेते हैं 14 लाख डॉलर के टोकन है। अगर ये इंस्टेंट विड्रॉल लेंगे, क्योंकि ये डायनेमिक और स्टैटिक वॉलेट में पड़े हैं, उसके बाद इनको रिलीज करना पड़ेगा। अगर इमीडिएट रिलीज करेंगे तो 20% बर्निंग फीस पे करनी पड़ेगी। तो 20% बर्निंग फीस, अगर 15 लाख डॉलर के टोकन सेल हैं, 20% हम पकड़ते हैं तो 3 लाख डॉलर तो एएलएस के पास वैसे ही चले जाएंगे इसमें से। और साढ़े 5.25 लाख डॉलर उसके पास पड़े हुए हैं ऑलरेडी। तो कितने हो गए? लगभग मोटा मोटा 8.5 लाख डॉलर किसके पास में जाएंगे? अगर 14 लाख डॉलर की सेल आती है
आज के दिन पे सारे के सारे टोकन सेल आउट हो जाते हैं। ये वो टोकन है जो मार्केट में 5%, जिनको कंपनी मान के चल रही है कि भाई ये कभी भी लोग विड्रॉल ले सकते हैं। तो अगर सारे के सारे टोकन ये सेल के लिए आएंगे तो कितना हो गया उसका, अगर हम एग्जाम उसका रेशो निकालेंगे, कैलकुलेशन पकड़ेंगे, $8.5 लाख का बैकअप ऑलरेडी किसके पास में है। अगर यहाँ पे सारे टोकन आते हैं तो 20% बर्निंग फीस पे करेंगे, $5.25 लाख पड़े हुए हैं, $3 लाख ये देंगे, $8.25 लाख, मतलब 14 लाख की अगर सेल आती है तो $8.25 लाख किसके पास पड़े हुए हैं, एएलएस के पास में। और जो कि एक बहुत बड़ा बैकअप ही हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के अगर प्रोजेक्ट्स में लोगों के पास में अगर 20% भी बैकअप रहता, हमने काफी सारे प्रोजेक्ट देखे हैं, क्योंकि वहां पे अगर बंदा के पास में 20% भी अगर बैकअप प्लान रहता है तो वो प्रोजेक्ट लंबा खिंच जाता है। लेकिन यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 80% फंड इसके पास में पड़ा हुआ है, किसके पास, एएलएस के पास। तो इसी वजह से इसके टोकन का रेट पंप भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे टोकन का रेट तभी पंप होगा जब तक उसके पास में 100% बैकअप नहीं आता जाए। धीरे धीरे बैकअप बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे टोकन का रेट भी पंप होता जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसकी एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। फिफ्थ नंबर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो टोकन पड़े हुए हैं ये स्टैटिक और डायनेमिक वॉलेट में है। उसके बाद में सिक्स नंबर का है जो क्रिएटर के पास में 5% सेल टैक्स जाता है, उसका है, जो आपको दिखा रहा है। बाकी जो टोकन पड़े हुए हैं वो पब्लिक के पास में है, जो लोगों के पास में है, जो उनके वॉलेट में विड्रॉल के तौर पर जा चुके हैं। तो आज हमें ये पता लगा कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट के पास में टोकन रखे हुए हैं और कहां से टोकन निकल सकते हैं, कहां से टोकन नहीं निकल सकते हैं। टोटल जो मार्केट सर्कुलेट सप्लाई है वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। डेक्स टूल पर चलेंगे। डेक्स टूल पे जाकर के हम चेक कर सकते हैं टोटल जो सर्कुलेट सप्लाई के अंदर मार्केट की जो टोकन पड़े हुए हैं वो है 4.42%। बाकी के जो टोकन है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर लॉक है। मिंटेबल है कॉइन, मिंट हो चुके हैं इतने ज्यादा, लेकिन वो बाहर तभी आएंगे जब आपके रिवॉर्ड के रूप में आप उनको क्लेम करेंगे तभी। इससे ज्यादा टोकन मार्केट के अंदर सर्कुलेट सप्लाई में है भी नहीं। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक फेयर प्रोजेक्ट है। आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो उनकी सर्कुलेट सप्लाई भी जरूर चेक करें, क्योंकि एक इसी तरीके का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको ये बोला जाता है कि ये 5 दिन पहले डिप्लॉय हुआ था और एआईपीएफ 5 दिन बाद हुआ है, और ये एआईपीएफ उसकी कॉपी है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लोगों को, अगर यहाँ पे बैठे भी हैं तो सभी को शायद पता भी लग गया होगा मैं किस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कॉपी नहीं है सर कुछ भी। इस तरीके के कोई मैकेनिज्म ही काम नहीं कर रहे हैं। मैं उसके उसमें कुछ लोग काम कर रहे थे तो मैंने उनको बताया भी कि बेशक से आप वहीं पे काम करें, लेकिन अंधभगत होकर के ना करें, क्योंकि देख लें उसमें टोटल सर्कुलेट सप्लाई कितनी है। प्री मिंटिंग कॉइन भी रखे हुए हैं, और लोग फिर कहते हैं कि एएलएस उसकी कॉपी है, नहीं सॉरी अपना ये एआईपीएफ है वो उसकी कॉपी है। कोई प्रोजेक्ट इसको 5 दिन के अंदर इस तरीके का प्रोजेक्ट डिप्लॉय करके दिखा दे डेवलपर, तो भी एक मतलब इम्पॉसिबल चीज है ना। अगर आप टेक्निकल चीजों पे कॉपी भी लगाएंगे तो 5 दिन में कॉपी थोड़ी आ जाएगा। कॉपी लगने में भी तो टाइम लगता है, इतनी चीजें जो करनी पड़ती हैं। तो ऐसा नहीं है कि डेवलपर इसको रेडी टू मूव रहता है कि भाई इधर से उठाया इधर टूल सेट किया। टाइम लगता है हर चीज में। बाकी कॉपी नहीं है उनके पास ना इस तरीके का मैकेनिज्म है जो इसमें पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो क्या क्या काम करते हैं वो आपको प्लान के अंदर बताया जाता है, हम वो भी देख सकते हैं। तो वो इस तरीके की चीजें से हम आप भ्रमित ना हो कि भी ये उसका कॉपी है या उसके बाद आया था तो ये उसका कॉपी हो गया। डिप्लॉय करने में हो सकता है भी उन्होंने 5 दिन पहले कर दिया हो और इन्होंने 5 दिन बाद किया हो। अब कोई डेवलपर, लोग ये भी कहते हैं कि दोनों के पार्टनर भी मतलब ऑनर भी एक ही है, ये है वो है, पता नहीं कितनी सारी बातें हैं मार्केट में। तो जितने लोग हैं उतनी बात बनती रहती है। तो मैंने आपको आज बताया कि दोस्तों किसके पास कितने टोकन पड़े हुए हैं, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किस काम के लिए रखा हुआ है, और कहाँ पे कितनी टोटल मार्केट में सर्कुलेट सप्लाई है, और एएलएस कैसे काम करता है, कितना इसका पास बैकअप रखा हुआ है। और आज हमें ये भी पता लगा होगा, आपने देखा होगा कि कंपनी कितना पे आउट दे चुकी है। लास्ट 4 मंथ के अंदर से 5 मंथ जो रन करते हुए हो गए तो कितना पे आउट कंपनी दे चुकी है, जो कि बर्निंग फीस के तौर पे एलएस के पास में डॉलर रखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं जो कि एलपी टोकन के लिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे लिक्विडिटी जो लॉक है और एलपी टोकन बर्न किया हुआ है। तो एलपी टोकन वाकई में बर्न किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, और किया हुआ है तो हम उसको कहाँ पे चेक कर सकते हैं। किसी भी रेंडमली हम एक ट्रांजेक्शन को उठाएंगे, चार्ट एंड ट्रांजेक्शन के ऊपर चलेंगे।
मैं इसमें से कोई भी एक लिक्विडिटी जिसने ऐड की है, कोई भी एक रैंडम ट्रांजैक्शन इसमें से पिक कर रहा हूँ कि कोई जो बड़े अमाउंट से कर रखी हो, क्योंकि छोटे अमाउंट वाले में तो फिर आपको एग्जैक्ट पता भी नहीं लग। ये एक ट्रांजैक्शन है जिसमें $1032 से जिसने टोकन बाय किए हैं और 464 उसके पास टोकन आए हैं। ये किसी ने भी की हुई है या इससे नीचे वाली 1053 की है, हम इसको भी चेक कर सकते हैं। तो कोई भी ट्रांजेक्शन जो भी ऐड के अंदर है आप उसमें देख सकते हो। इसके एड्रेस के ऊपर हम क्लिक करेंगे। 10 days अगो इन्होंने स्टैकिंग की थी, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। स्टैकिंग के टाइम पे ही फंड जाता है, इधर उधर कहाँ जाता है कहाँ पे नहीं जाता है, आप वो सारी चीजें देख सकते हैं। तो ये इसकी दोस्तों सारी ट्रांजेक्शन्स ओपन हो गई। फर्स्ट जो आपको दिख रहा होगा 1BF1, ये किसी का पर्टिकुलर एक एड्रेस है जिसने पैसे ट्रांसफर किए हैं। ये $1770 किसी ने भेजे हैं, और ये किसके पास गए हैं? सबसे पहले 880। 880 कौन सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है हमारा? 880 है जिसके पास में स्टैकिंग लगती है, सेकंड नंबर का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया था उसके पास में गई। उसके बाद फिर ट्रेजरी से टोकन मिंट कब होते हैं आपको ये भी पता लगेगा। टोकन डॉलर जाते ही मिंट नहीं होते हैं, पहले तो डॉलर जाते हैं, फिर डॉलर डेक्स के ऊपर जाते हैं, उसके अगेंस्ट जितने डॉलर के अगेंस्ट जितने टोकन बनते हैं लाइव रेट के उसका अकॉर्डिंग वो जाते हैं, और टोकन लास्ट में मिंट होते हैं। मिंटिंग जो है वो लास्ट में होती है टोकन की, कि ट्रेजरी में कितने दिन के टोकन बचे हुए हैं। पहले फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन जो होती है वो ट्रेजरी से टोकन निकलते हैं। ये 1769 किसी ने डॉलर भेजे हैं, और उसके अगेंस्ट में फिर किसके पास में गए हैं? 880 के पास। 444 जो ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वहां से टोकन निकले 3752, किसके पास गए? 5880 के पास में। तो ये 880 के पास में टोकन भी चले गए और डॉलर भी चले गए। 880 ने ये रिवर्स कॉल दी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को 41 की। 5044 के सामने जो आपको दिख रहा है ये इन्होंने रिवर्स कॉल दी है। जब एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर फंडिंग करता है तो उसको स्टॉप करने के लिए स्टॉप कॉल दी जाती है, जो कि $41 की इन्होंने टोकन की वापस करी है इसने 880 ने 444 के पास। उसके बाद 880 ने 2D6 जो डेक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसके पास लाइव रेट के अकॉर्डिंग जितने टोकन बनते थे 792 वो टोकन भेज दिए। ठीक है जी। और 1769 जो डॉलर इसके पास में आए थे वो किसके पास गए? 2D6। अब डेक्स के ऊपर टोकन भी चले गए 792, और 1769 डेक्स के ऊपर डॉलर भी चले गए। तो अब डेक्स क्या करेगा? टोकन और डॉलर की गारंटी के तौर पे एलपी टोकन रिलीज करेगा, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडेड फ्रॉम नल एड्रेस टू नल। ये जो निकली हुई है ये ERC-20 की ट्रांजेक्शन है, इसके पीछे आप देख भी सकते हैं। नल एड्रेस से निकली और नल एड्रेस के अंदर ही बर्न कर दी गई है। जो आपकी एलपी जो यहाँ से निकली है इस फंड की, पर्टिकुलर इस फंड और इस टोकन की गारंटी जो निकली है, और ये ERC-20 की ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं कि एलपी को यहाँ पे किस तरीके से बर्न किया हुआ है। अब नल एड्रेस से फिर टोकन्स मिंट हुए, और कितने टोकन मिंट हुए? 4265। ठीक है जी। और 5044 के अंदर ये चले गए। लगभग इनके इसमें $1800 के अगेंस्ट में आपके 4200 टोकन मिंट किए गए हैं। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि ट्रेजरी में कितने दिन के टोकन बैकअप अवेलेबल थे, तो इन्होंने कितने टोकन मिंट किए हैं। लगभग 2.5 पौने 3 टोकन मिंट हुए हैं, 2 ढाई के बीच में। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ट्रेजरी के पास में 150 से 200 दिन के बीच में बैकअप पड़ा हुआ है जो टोकन का है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने मिंटिंग करवाई है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ में रखी हुई हैं। इसके बावजूद अगर अभी कोई क्वेश्चंस है तो मैं माइक हैंडओवर करना चाहूंगा मिस्टर वीके सिंह को, क्योंकि मेरा जो सेशन था सर यहीं पे कंप्लीट होता है। ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, देखने को मिली हैं। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम उसके ऊपर भी क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। थैंक यू, आप सभी लोगों ने इतने ध्यान से और टाइम निकाल के सुना।
वाकई आपको ये जानकारी थोड़ी आपको काम भी आएगी, मार्केट में हम जाएंगे तो आपके काफी सारे क्वेश्चंस का शायद आंसर आज आपके रिलीज हुए होंगे।